जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे कि ये जो होता है वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा जो होती है ये क्या होती है ना। दिखाई दे रहा है साहब? देखो साहब, क्लियर आ रहा है? वेरी गुड। तो वैदिक कालीन शिक्षा क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। वैदिक कालीन शिक्षा दो प्रकार से बांटी गई है। एक तो आपका है उद्देश्य, है ना, एक उद्देश्य है आपका, और दूसरा है विशेषताएं। एक उद्देश्य, दूसरा है विशेषताएं। दो भागों में बांटा गया। कुछ वैदिक काल के क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, कुछ होती हैं इसकी विशेषताएं। तो उद्देश्य में क्या है, नंबर एक है ईश्वर भक्ति और धार्मिकता। वैदिक काल में, वैदिक धर्म में, जब वैदिक काल में पढ़ाई हुआ करती, जो प्राचीन समय में पढ़ाई हुआ करती थी, तब क्या था कि ईश्वर की भक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर डाला जाता था। ठीक है, ईश्वर की भक्ति के ऊपर ज़्यादा जोर डाला जाता था, और धर्म के उपरांत धर्म के बारे में हर चीज़ पढ़ाई जाती थी, है ना। तो वो ईश्वर की भक्ति, यानी ईश्वर की भक्ति करो, सुबह उठो, ईश्वर की अर्चना करो, पूजा अर्चना करो, उसके बाद में उसके भक्ति के बारे में, उसके अपने धर्म से रिलेटेड, जो भी ईश्वर को मानते थे उसके धर्म से रिलेटेड उनको पढ़ाई कराई जाती थी, उनको वो शिक्षा कराई जाती थी। ये उद्देश्य मेन हुआ करते थे, इनको आपको मानना ही पड़ता है ना। फिर दूसरा है चरित्र निर्माण, जो उनका चरित्र, अच्छा उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये पॉइंट समझ गए। चरित्र निर्माण में क्या था, उनका अच्छा निर्माण होना चाहिए, चरित्र उनका अच्छा होना चाहिए, लोगों से बोल चाल करने के तरीके, हर चीज़ में उनकी अच्छी सुरुचि होना चाहिए, उनका चरित्र, करेक्टर जो है, उनका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें बताई गई वैदिक काल में, वैदिक काल के उद्देश्य में, कि वैदिक कालीन शिक्षा में ये मेन पॉइंट हुआ करते थे कि चरित्र निर्माण करना भी मेन उनका उद्देश्य था, कि बच्चे का चरित्र निर्माण जो है वो अच्छा होना चाहिए, सुरुचि प्रकार से होना चाहिए, कि लोग अगर उनसे बात करें तो उनका चरित्र निर्माण बहुत अच्छा हो, चरित्र निर्माण उनका बहुत अच्छा हो। और व्यक्तित्व का विकास यानी प्राइवेटाइजेशन, उनका जो है बोलने चालने का तरीका जो व्यक्तिगत था, उनका जो व्यक्तिगत होता है, उनका बोलने का चालने का तरीका अच्छा होना चाहिए। लोगों से बात करे, अगर व्यक्तिगत वो बात करे तो उनके अंदर का विकास कि उनको लगे, क्योंकि बात वही है ना कि एक पॉइंट किसी महान व्यक्ति ने कही है कि अगर शिक्षा आपके बर्ताव में ना दिखे, शिक्षा आपके बर्ताव में ना दिखे, तो डिग्री एक महज कागज़ का टुकड़ा होती है। तो वही चीज़ है कि व्यक्तित्व का विकास, कि अगर आपके बोलने चालने में प्रेम भाव नहीं है तो आप पढ़े लिखे नहीं माने जाएंगे। तो व्यक्तित्व का विकास होना भी जरूरी, ये मेन उद्देश्य थे उनके। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य, तो इसमें नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य में ये बताया गया कि नागरिक यानी लोगों के प्रति, और सामाजिक में जो पूरा समाज है उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उनको जगाने के, उनको आगे उनको शिक्षा दिलाने के, या उनको जागरूक करने के हमारे कुछ मेन उद्देश्य हुआ करते हैं, कि उनको पूर्ण रूप से जानकारी दी जाए, हर चीज़ के बारे में बताया जाए, तो जिससे वो आगे चल करके कुछ बने, है ना। नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्य इनके ये भी हुआ करते थे, ये भी इसमें मेन पॉइंट जुड़ जाता है। फिर सामाजिक कुशलता, जाहिर सी बात है, जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, अच्छा उनके अंदर विचार आने लगेंगे, तो उनके अंदर एक सामाजिक कुशलता भी कूट कूट के भरने का गुरु का प्रयास रहता था, जो उस समय गुरु हुआ करते थे, है ना, जो उस समय गुरु हुआ करते थे, उनको एक कूट कूट को उनके अंदर प्रयास भी भरने का काम हुआ करता था, कि इनके अंदर एक सामाजिक कुशलता भी आनी चाहिए। सामाजिक कुशलता आने का मतलब है कि उनके अंदर के लोगों से बोलचाल, कि वो कुशल, एक कुशल व्यक्ति का मतलब ये होता है, कुशल को आप क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण हो चुका है, कि पूर्ण व्यक्ति के अंदर उसकी कुशलता आनी चाहिए। तो वो चीज़ इसके बारे में बताया गया। तो ये सामाजिक कुशलता है, ये भी मेन पॉइंट है इसका। राष्ट्रीय संस्कृत संरक्षण व प्रसार, जो राष्ट्रीय संस्कृत है, संस्कृत मतलब आपका जो कल्चर है, जो आपका कल्चर है उसके बारे में बताया गया है, कि कल्चर उसका आपका कैसा होना चाहिए, कल्चर आपका सही होना चाहिए। राष्ट्रीय जो आपके देश का, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ का कल्चर जो होता है, उसके कल्चर के बारे में बताया गया। उसका संरक्षण करना, संरक्षण मतलब उसको सेव करना है, संरक्षण का मतलब उसको सेव करना है, उसको बचाना है, और ये चीज़ें सब आगे जा कर के आपको प्रसार भी करनी है, फैलाना भी है, लोगों को बताना भी है, लोगों के अंदर भी इस चीज़ का ज्ञान आना चाहिए। ये आपकी क्या है कि संरक्षण व प्रसार यानी राष्ट्रीय संस्कृति को, कल्चर को बचाना, इसको आपकी सुरक्षा भी करनी है, और ये लोगों के अंदर प्रसार भी करना है। तो ये हो गए 6 पॉइंट आपके उद्देश्य, जो मेन इसके उद्देश्य होते हैं।
फिर है इसकी विशेषताएं क्या होती है, यानी जाने के लिए अगर आप गुरुकुल में जा रहे हैं, यानी पहले हुआ करते थे गुरुकुल, क्या हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल में पढ़ाई हुआ करती थी, वहाँ पर गुरु होते थे और शिष्य होते थे, उनके अंदर जो ये पढ़ाई लिखाई हुआ करती थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। गुरुकुल प्रणाली रखी गई थी। गुरुकुल प्रणाली मतलब एक गुरुकुल बनाया था। वो गुरुकुल कहाँ बनाया जाता था, वो बिल्कुल एकांत जगह पर, जहाँ पर लोग ज़्यादा शोर शराबा ना हो, है ना, ज़्यादा मतलब वहाँ पे बोल चाल ना, मतलब बिल्कुल एकांत जगह, बिल्कुल सन्नाटा हो वहाँ पे, यानी लोग बच्चे बैठ करके वहाँ अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से अपना पठन कर सके। तो वहाँ पे गुरुकुल प्रणाली का बंदोबस्त किया गया। वो क्या होता था, उसका खर्चा कौन उठाता था, वहाँ का जो राजा हुआ करता था, वहाँ का जो राजा हुआ करता था या बड़े लोग जो धनवान लोग हुआ करते थे, वो उनका खर्चा उठाते थे। किसका, गुरुकुल का। गुरुकुल का खर्चा वो लोग उठाया करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली की एक विशेषताएं ये होना जरूरी था, ठीक है। फिर है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में ये होता है कि कुछ उनके संस्कार होते थे, कुछ उनके संस्कार होते थे। इस संस्कार, जैसे अभी संस्कार क्या है कि आप अगर कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कक्षा 5 की टीसी मार्कशीट होनी अनिवार्य है। तो उसी प्रकार से उपनयन संस्कार, पहले कोई सर्टिफिकेट्स प्रमाण पत्र होते नहीं थे, प्रमाण पत्र दिए नहीं जाते थे, केवल मौखिक शिक्षा दी जाती थी, लिखित शिक्षा का बंदोबस्त नहीं था। केवल मौखिक शिक्षा लोगों को, बच्चों को रटाया जाता था। उसके बाद में क्या होता था, उसी में से जब कोई उसका बहुत बड़ा आचार्य बुला करके उसको अच्छी उपाधि दी जाती थी कि हाँ आप तुम परिपूर्ण पढ़ चुके हो। उसके उपनयन संस्कार, उपनयन की यानी जब वहाँ के जो नियम कानून थे, उन कानूनों के दायरे में, उन नियमों के दायरे में जो गुरु ने वहाँ के नियम बनाए थे, उन नियमों के दायरे में रह करके आपको शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती। ये आपका उपनयन संस्कार दूसरी विशेषता थी। फिर है ब्रह्मचर्य का पालन। तो ब्रह्मचर्य का पालन, वहाँ पर आपको स्त्री से बिल्कुल दूर रखा जाता था। स्त्री से दूर के ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ता था। तो ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब है कि वहाँ पर बिल्कुल लोग जैसे बच्चे रहते हैं, बच्चों की तरीके से रहने के बाद में गुरुकुल बिल्कुल शांत पूर्वक बस अपने पढ़ाई पे ध्यान देना, गुरु की सेवा करना, खाना पीना बनाना, फिर उसके बाद में पढ़ाई करना, यही कार्यभार चला करता था। और ब्रह्मचर्य भी एक मेन पॉइंट था। उसकी विशेषता है कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करना पड़ेगा, ये गुरुओं का आदेश था। फिर है उचित समय पर शिक्षा का प्रारंभ। तो उचित समय पर, उचित समय यानी एक लिमिट हुआ करती थी कि 5 साल तक बच्चा ये करेगा, 5 साल के बाद में ये पढ़ेगा और 14 साल के बाद में ये पढ़ेगा, है ना। इस तरीके से पॉइंट बनाए गए थे और इस तरीके से वो महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर रह करके वो बच्चे शिक्षा प्राप्त किया करते थे। शिक्षा प्राप्त उचित समय पर मानी अगर टाइम टेबल भी बनाता, जैसे आजकल पीरियड बने होते हैं कि 40 मिनट का साइंस का पीरियड है, 40 मिनट का मैथ का पीरियड है, तो उसी समय उसमें भी पीरियड हुआ करते थे कि सुबह आपको भोजन बनाना है, दोपहर में ये काम करना है, दोपहर में ये काम करना है, फिर शाम को ये काम करना है, फिर रात में ये करना है। तो उस तरीके से उनके भी एक नियम कानून बनाए गए थे। उसी के उचित समय पर वो लोग शिक्षा का प्रारंभ करते थे, शिक्षा अपनी पूरी करते थे। फिर आता है व्यवहारिक शिक्षा पर बल। व्यवहारिक शिक्षा पर बल मतलब यही है कि व्यक्तित्व का विकास, कि उनकी शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा में उनके व्यवहार दिखना चाहिए, अच्छा बोलचाल दिखना चाहिए। अच्छा बोलचाल जब दिखेगा तभी उनकी शिक्षा अच्छी मानी जाएगी। तो ये भी एक विशेषता थी। इन पर विशेषता ये गुरु लोग बनाते थे कि आपके शिक्षा जो है आपके बर्ताव में, आपके व्यवहार में दिखनी चाहिए। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये ना कहें ये जाहिल इंसान है, ये पढ़ा लिखा इंसान माना जाएगा। तो वो व्यवहारिक शिक्षा पर बल बताया गया कि व्यवहारिक शिक्षा पर जब बल दिया जाएगा, जब गुरु लोग जो है उस पर बल देते थे कि आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, लोगों से बोलचाल का, लोगों से बात करने का, हर चीज़ का आपके अंदर एक सलीका होना चाहिए, है ना, समझ रहे हो। हर चीज़ का आपके अंदर एक सलीका होना चाहिए और जब सलीका होगा इस चीज़ का तो ये व्यवहारिक शिक्षा आपकी मानी जाएगी, है ना, ये व्यवहारिक शिक्षा मानी। फिर है गुरु शिष्य का संबंध। उस समय में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा हुआ करता था, ठीक, गुरु शिष्य का संबंध कैसा था। गुरु जो था अपने शिष्य को पुत्र के समान देखते थे। गुरु अपने शिष्य को पुत्र के समान मानते थे और शिष्य भी अपने गुरु को पिता के समान उसकी पूजा करते थे। उनके हाथ पैर दबाना, उनकी सेवा करना, उनके लिए भोजन तैयार करना, उनके लिए लकड़ियाँ तोड़ करके लाना, उनका बिस्तर लगाना, उनके कपड़े धोना, जो भी पूरे कार्य हुआ करते थे गुरुकुल के, वो सब शिष्य लोग करते थे। और गुरु भी ऐसे थे, गुरु भी उनको अपने पुत्र के समान आदर करते थे, पुत्र के समान उनको मानते थे, पुत्र के समान ही उनको पढ़ाते थे। कि इसके अंदर, बच्चे के अंदर पिता और पुत्र का कितना प्रेम होता है, ये लोग आप तो जानते होंगे। पिता और पुत्र का संबंध बहुत ही अटूट संबंध होता है। उसी तरीके से पहले के ज़माने में कि गुरु और शिष्य का भी, आजकल क्या है,
आजकल ना वैसे गुरु हैं और ना वैसे शिष्य हैं। अगर गुरु ने मार दिया, टीचर ने मान लो मार दिया, फिर बच्चे कहेंगे चलो मिलो हमका नहरिया पर, मिलो नहरिया पर तुम्हारा टांग तोड़ी। तो ये सिस्टम बन जाता है ना। पहले के ना टीचर उतने अच्छे हुआ करते थे, और पहले मतलब टीचर भी उतने अच्छे थे, आज के जैसे टीचर पहले नहीं थे, और ना आज के जैसे बच्चे थे तब। अब तो ज़माना तो घर बैठे शिक्षा है, यूट्यूब चल रहा है, यूट्यूब से आप शिक्षा ले रहे हैं। ये उसमें डर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो इसमें डर भी नहीं है कि यूट्यूब से निकल कर हमें टीचर पीट भी नहीं सकता। मन हो पढ़ें, मन हो ना पढ़ें, उसमें क्या है, कुछ मारा नहीं जाता। तो ये कुछ विशेषताएं थी, ये उद्देश्य थे, ये विशेषताएं। अगर इनमें आप 6-6, 7-7, 8-8 लाइनें आप लिख लेंगे तो आप आगे करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे इसमें मार्क आप हासिल कर सकते हैं। ये वैदिक कालीन शिक्षा पूरी हमने जितने उद्देश्य थे, जितनी इनकी विशेषताएं थी, सारे हमने हर चीज़ को बता दिया है। जय हिंद।